लेकिन स्वर्ण सिंह आपके पास आऊंगी और इस सवाल को लेकर कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, लेकिन क्या साइबर वॉरफेयर या डिजिटल वॉरफेयर अगर आप कहें तो क्या वो अब ज्यादा भारी पड़ेगा पुतिन पर? क्या डिजिटल वॉरियर्स ही अब इस लड़ाई को खत्म करेंगे और पुतिन का सर्वनाश करेंगे? अगर मैं बहुत ही खुले शब्दों में कहूं तो क्या डिजिटल स्पेस में अब पुतिन को खत्म किया जाएगा? देखिए नीलू, एक तो पिछले कुछ दशकों में डिजिटाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है सभी देशों में। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में या फिर किसी देश की बड़ी योजना परियोजनाओं में ये साइबर कंपोनेंट, जो साइबर हिस्सा है, वो बहुत प्रभावी बनता गया है। या ये कहें कि तकनीक पर और खासकर ये साइबर तकनीक पर बहुत निर्भर हो गए हैं बहुत से देश, चाहे वो राष्ट्र की सुरक्षा के मामले हो या फिर व्यापार हो, विकास हो, कल्याण हो, सभी क्षेत्रों में सभी देश ज्यादा से ज्यादा ये तकनीक पर और साइबर स्पेस जिसको कहते हैं उस पर निर्भर होते गए हैं। ठीक उसी के चलते हम सुनने लगे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, साइबर टेररिज्म बढ़ गया है, हैकिंग बढ़ गया है। तो जो एक दूसरे को चोट पहुंचाने के तरीके हैं वो भी आगे से आगे साइबर स्पेस को लेकर साइबर स्पेस में बढ़े हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब युद्ध हो रहा है, एक बहुत बड़ी ताकत रूस उसमें शामिल है और एक तरह से पूरा पश्चिमी जो विश्व है वो जुड़ता जा रहा है। एक तरह से ये एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन और दूसरी तरफ ये कुछ पश्चिमी देश, इनमें तनाव नजर आता है और बीच में यूक्रेन है इसके। तो करीब 6 दिन पहले सिएटल में ये फेसबुक ने सबसे पहले ऐलान किया था कि एक क्या उन्होंने कहा था, वाइपर नाम का एक वायरस उन्होंने डिटेक्ट किया, जिससे उन्होंने कहा कि ये रूस से अटैक हुआ है और सारे यूरोपीय देशों को और कनाडा को और यूक्रेन को उससे बचने के लिए, सुरक्षा की तैयारी करने के लिए कहा। उसी के बाद देखें कि कल ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वहां के एक बहुत प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर हैं, व्यापारी हैं, येगोर आउशेव, आइकॉनिक लीडर हैं वहां के व्यापार में। तो उनका नाम उनकी कंपनीज में एक उनकी कंपनी साइबर यूनिट टेक्नोलॉजीज करके वहां है। तो रक्षा मंत्रालय ने उनको बुलाया कि आप आकर रक्षा में हमारी सहायता कीजिए, और उसके बाद उनके कुछ बयान भी आए हैं। तो येगोर आउशेव ने कहा कि युद्ध में सब कुछ यूज हो सकता है, तरह से सब कुछ लेजिटिमेट है, इसलिए उन्होंने एक हैकाथॉन का ऐलान किया है और जिसमें उन्होंने कहा कि 500 यूक्रेनी और पूरे विश्व के लोग जुड़ चुके हैं, और उन्होंने और भी सबको खुला आमंत्रण दिया है और कहा है कि $1 लाख क्रिप्टो करेंसी में वो बाद में घोषणा करेंगे कि सबसे अच्छा साइबर अटैक रूस पर किसने किया, इसके लिए एक इनाम की भी घोषणा कर चुके हैं। तो जाहिर है कि ये एक तरह से बड़े तरीके से ये जो तैयारी हो रही है वो अपने आप में सामने नजर आती है। पर इसके अलावा मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों से, यूक्रेन से और दूसरे कई जगह से ये जो वॉलंटियर्स होते हैं, हमेशा अपनी मर्जी से ही युद्धों में या और की परेशानी की जगह में कभी रिलीफ देने के लिए, कभी परेशानी खड़ी करने के लिए, हमेशा शौकिया तौर पर उसमें जुड़ जाते हैं। तो उसके लिए साइबर स्पेस तो जाहिर है कि बहुत बड़ा एक युद्ध क्षेत्र बनेगा और बनता जा रहा है, और उसमें भी कई तरह से आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी राष्ट्र सुरक्षा को हानि पहुंचा सकते हैं, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स को आप खराब कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन उसमें घुसा सकते हैं। चीन का कई बार नाम लिया जाता है कि कई देशों में इस तरह से हैकिंग और साइबर अटैक हुए हैं, और हमेशा नॉर्थ कोरिया या चीन की बात होती रही है अभी तक। पर इसमें मुझे लगता है कि हालांकि ठीक है, बैंकिंग को, रेलवेज को और दूसरी सेवाओं को कुछ ना कुछ असर पहुंचेगा, पर जैसा रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन से कहा है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए साइबर अटैक में कि जो घातक हथियार रूस से आना चाहते हैं, या रूस से उनको दागा जाना की कोशिश है, उनको अटैक करने की कोशिश है, उसको किस तरह से खराब किया जाए और उसको नाकाबिल बनाया जाए।
उस पर पूरा ध्यान सबसे पहले होना चाहिए, ताकि रूस की जो ताकत बढ़ती हुई नजर आती है। आपने एक और शहर का अभी जिक्र किया कि वो रूस के कंट्रोल में आ चुका है। कीव में भी जबरदस्त अटैक हुए हैं। आज उनके एक रेडियो टावर पर भी, टेलीविजन टावर पर भी शायद एक अटैक हुआ है आज। तो कोई भी देश इस तरह से हमला करता है तो वहां के एक तो निर्देशन केंद्र, सूचना केंद्र, निर्णय केंद्र, सेना केंद्र, इन केंद्रों को सबसे पहले वो ध्वस्त करना चाहता है या उन पे काबू पाना चाहता है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि किसी भी सेना मुख्यालय पर कोई अटैक नहीं हुआ था, या कोई खुफिया एजेंसियों के ऊपर अटैक नहीं हुआ था बड़े तौर पर, या कोई बड़े मंत्रालय या राष्ट्रपति यहाँ जो उनका अपना ऑफिस है वहां अटैक नहीं हुआ। तो ये टेलीविजन टावर पर एक तरह से पहला अटैक है, जिसका मतलब है कि किस तरह से यूक्रेन को लगातार, चाहे वो टारगेटिंग में हो, चाहे वो किसी अटैक को न्यूट्रलाइज करने की बात हो, उनको इंटेलिजेंस देने की बात हो, जाहिर है कि उनकी सहायता लगातार परोक्ष रूप से हो ही रही है। वरना आप देखें कि यूक्रेन यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाता है। उनकी पर कैपिटा इनकम यूरोप के छोटे छोटे देशों से भी कम है, और लगातार जब से वो अलग हुआ है रूस से, उनकी आर्थिक व्यवस्था में बार बार चोटें लगी हैं। अलग होते ही इकोनॉमी सिकुड़ कर 50% रह गई थी, फिर कई बार उनके व्यापार पर चोट लगी है। अब धीरे धीरे रूस हमेशा से उनका मुख्य व्यापारी रहता था, उनके आयात में भी और निर्यात में भी। अब धीरे धीरे पिछले 10 या 12 सालों से वो रुझान बदला है। अब करीब 40% उनका जो निर्यात है वो यूरोपियन यूनियन को जाता है। दूसरा 15% एक CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, जो रूस के वो ईस्टर्न ब्लॉक के देश हैं, वहां जाता है। तो अपने आप में एक आर्थिक ताकत नहीं है यूक्रेन, और जो भी देश अपने आप में आर्थिक ताकत नहीं होता वो तकनीकी ताकत नहीं हो सकता। तकनीकी ताकत नहीं हो सकता तो वो साइबर स्पेस में अपना दबदबा नहीं बना सकता। तो इसमें मुझे लगता है कि यदि जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नजरिए से देखें तो जाहिर है कि पश्चिमी देश परोक्ष रूप से यूक्रेन की सीधी मदद कर सकते हैं, या फिर सीधा रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार कर सकते हैं। नहीं तो रूस की जो तकनीक है वो इतनी काबिल है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए। और अब जो खराब, रूस के लिए जो खराब चीज हो रही है वो ये कि आगे से आगे हम राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आमना सामना, उनका विश्लेषण करना शुरू हो गए हैं। जबकि राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो चाहते थे नेटो से सीधी बात हो, राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीधी बात हो। तो आज ये जो अभी मीरा शंकर ने भी कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की खड़े रहने की जो ताकत है, जो उनको नेशनल आइकॉन बनने की ताकत है, उनका ताकतवर होना पुतिन को कमजोर करता है। ये बड़ी अजीबोगरीब एक तरह से बात है। कम से कम रूस के विश्लेषकों ने कोई ऐसा सोचा नहीं होगा कि यदि ज़ेलेंस्की ताकत से खड़े रहेंगे तो उसका खतरा राष्ट्रपति पुतिन को हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ना तो अंदरूनी विरोध को किसी को माना है या परवाह की है उसकी, ना कोई पड़ोस में किसी दूसरे देश की परवाह की है उन्होंने, ना किसी बड़ी शक्ति की परवाह की है। लगातार 21 साल से वो ताकत में है, शक्ति में है, वहां राज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक छोटे से देश का छोटा सा नेता, जो पहले पॉलिटिक्स में था भी नहीं, वो अचानक इस तरह से उभर कर एक राष्ट्रपति पुतिन के अपने व्यक्तिगत कैरियर पर चोट लगा सकता है। ये बहुत ही अजीब सा बदलाव लगता है। इसीलिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कह के कि मुझे लगता है कि साइबर स्पेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्षेत्र यहाँ पर युद्ध हो रहा है इस वक्त, और उसमें परोक्ष रूप से पश्चिमी देशों का दखलंदाजी और सहायता जरूर है, नहीं तो यूक्रेन इतनी देर तक इस तरह से खड़ा नहीं रह सकता। बिल्कुल। स्वरूप सिंह जी, आपसे पूछूंगी कि अगर दोनों तरफ से बैटल चल रही है, एक डिजिटल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर है, दूसरी तरफ एक मिलिट्री बैटल है जो स्ट्रीट्स पर प्ले आउट कर रही है, रशियन फोर्सेस किस तरीके से टैंक्स को रोल आउट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मिसाइल गिराई जा रही हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो इसमें हु विन्स एंड हु लूजेस? अगर हम साइबर वॉरफेयर की बात करें तो मिलिटरीली एवरीबडी नोज दैट रशिया इज वेरी स्ट्रांग एंड देयर इज नो मैच ऑफ यूक्रेन एज कंपेयर्ड टू रशिया। बट अगर साइबर वॉरफेयर जिस तरीके से ऑलरेडी शुरू हो गया, और आजाद साहब ने कहा कि ये स्ट्रेटजीज अभी और प्ले आउट होंगी अभी 15 से 20 दिनों में, क्योंकि एकदम से ये सिस्टम नहीं एक्टिव हो जाएगा, तो
who wins or who loses वाली लड़ाई में who has a clear edge, if I may just ask you, is it Russia or is it Ukraine? नीलू जी, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में निशस्त्रीकरण पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए सभी की हार होती है। जी, युद्ध में सभी की हार होती है, उसमें शायद इस तरह से साफ तौर पे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता, हमेशा कोशिश से जीत चुके हैं। तो घोषणा करना अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि युद्ध में कोई भी विजेता निकलता है। और दूसरी अहम बात ये कि ये साइबर स्पेस में जो तनाव है, जो घमासान युद्ध जारी है, वो युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए उसमें सहायता नहीं कर सकता। ओके। युद्ध को समाप्त करने के लिए जिनको हम फीट ऑन ग्राउंड कहते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड कहते हैं, सैनिकों को जाकर जबरदस्ती हाथापाई भी करनी पड़ सकती है, ये मिसाइल से बड़ी दूर की बात है। और वो भूमि पर जो अपना आधिपत्य जमाने की बात है, वो आज भी आप कहें तो मध्यकालीन युगों की एक तरह से रणनीति है, जिससे आज युद्ध लड़े जाते हैं कि आप जाकर फिजिकली कोशिश करते हैं कि भूमि को अपने काबू में लाएं। तो ये सब जो चीजें हैं, चाहे वो मिसाइलों से अटैक हो या वो साइबर स्पेस में अटैक हो, आर्थिक प्रतिबंध हो, ये सब हो, ये मनोबल पर चोट करने की कोशिश है जी। कि सेना का जी और हाँ, complete your point, sir. I'll go to Mr. और Azad राष्ट्र के नेता जो हैं, उनका मनोबल किस तरह से तोड़ा जाए। दूसरी बात हम कर रहे थे कि ये क्या राज्य या राष्ट्र इस तरह की साइबर वॉरियर्स की सेना खड़ी करता है? हाँ, कुछ राज्य करते हैं। चीन के बारे में अक्सर कहा जाता है, कभी 3000 की फिगर हमें मिलती है, संख्या मिलती है, कभी 30,000 की संख्या मिलती है। और माना जाता है कि वो हमेशा चीन के सामने जो दुश्मन देश हैं, चुनौती वाले देश हैं, उनको सबक सिखाने के नजरिए से चीनी साइबर स्पेस में अपनी काबिलियत दिखाते हैं। जबकि रूस के बारे में बड़ी अलग मानना है। मान्यता यह है कि रूस में साइबर स्पेस में जो वॉरियर्स हैं, वो ज्यादातर पैसा कमाने के नजरिए से उसमें घुसते हैं। इतना पहले कि एक और बात मुझे छोटी सी याद आई कि दो व्लादिमीर की हम देखिए आपस में तनाव की बात कर रहे हैं। एक तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं। और व्लादिमीर नाम बहुत इतिहास में खास है इस पूरे क्षेत्र का, खासकर रूस का। 10वीं शताब्दी में एक व्लादिमीर द ग्रेट रहे, जो रूस के इतिहास में उनको मिलेनियम का प्रिंस माना जाता है, पर यूक्रेन में भी उनको कीव का राजा माना जाता है। तो एक और व्लादिमीर मैं जोड़ूंगा, व्लादिमीर लेविन। 1995 में व्लादिमीर लेविन को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने 3.7 अरब डॉलर सिटी बैंक के अलग अलग अकाउंट से चुराया था। तो साइबर स्पेस आज की बात नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है। और ये साइबर वॉरियर्स कहीं भी बैठे हों, अब रूस में ही एक कॉन्टी करके ऐसे साइबर वॉरियर्स का गैंग है, वो रैंसमवेयर इसी तरह से छोड़ता है। और उन्होंने 3 या 4 दिन पहले कह दिया था कि हम रूस को या राष्ट्रपति पुतिन को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम उनका साइबर अटैक उन पे करेंगे। फिर दूसरी तरफ से पश्चिमी देशों के भी जवाब आने लगे। वहां पर भी इसी तरह से एक हैकर्स कलेक्टिव एनोनिमस है। जब रूस के सभी टेलीविजन केंद्रों पर, उनके रिया नोवोस्ती पर, उनके तास पर जब हमले हुए और खबरें गड़बड़ाने लगी, तो इसी हैकर्स कलेक्टिव एनोनिमस ने कहा कि ये इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये जिनको वुल्फ वॉरियर्स भी कभी कभी कहते हैं। तो जिस व्लादिमीर लेविन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो अपने घर के ऑर्डिनरी डेस्कटॉप से काम कर रहे थे। उसके लिए कोई बहुत बड़ी लेबोरेटरी तैयार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज ही यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री हैं एक फेदोरोव, उन्होंने कहा कि मैं आईटी आर्मी खड़ी करने जा रहा हूं। तो इस तरह की भी बात हो रही है कि यूक्रेन भी अपना एक साइबर वॉरियर्स की सेना बनाएगा। और वो सेना हो या ना हो, ये जो वुल्फ वॉरियर्स अपने आप, इनको शौक होता है इस तरह का काम करने का, और इनके अपने गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, तो वो भी इसमें पूरी तरह से जुट चुके हैं। और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये कह के
जब अब बहस छिड़ी है कि साइबर स्पेस में साइबर अटैक होने शुरू हो गए, तो अब ये सवाल उठता है, प्रश्न ये उठता है इस वक्त कि क्या साइबर अटैक से नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा विश्लेषण है कि किया जा सकता है, तो जाहिर है कि रूस अपने साइबर अटैक को यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों पर जवाबदेही वाला, आप देखें कि अटैक नहीं कर पाएगा। जवाब में अटैक यदि वो करता है नेटो देशों पर, तो क्या ये सवाल उठेगा कि नेटो की जो चार्टर की आर्टिकल 5 है, जिसमें अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला वो उसमें प्रिंसिपल आ जाता है। तो ये साइबर स्पेस में जैसे बहस छिड़ेगी, तो मुझे लगता है ये भी बात उठेगी कि क्या उससे आर्टिकल 5 इन्वोक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यदि नहीं किया जाएगा तो फिर जवाबी हमला हो सकता है, अमेरिका पर भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। और ऐसे हमलों में तो सबसे बड़ी बात है कि कोई जिम्मेदारी ले उसकी मर्जी है, कोई जिम्मेदारी ना ले उसकी मर्जी है। चीन ने हमेशा कहा है, नॉर्थ कोरिया हमेशा कहता है कि हमने ऐसा कोई अटैक कहीं नहीं किया, जबकि पश्चिमी देश कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया नहीं किया है। तो वो अपने आप में एक असमंजस बना रहता है। तो ये मुझे लगता है कि विश्लेषकों के लिए भी एक तरह से ये बड़ी अच्छा मौका है कि नई चीजें सीखें, समझें, और क्या किस वक्त इन्वोक हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ नहीं खड़ा है, क्या विकासशील देशों को अमेरिका पर निर्भर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अपने आप में जुड़ती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि तो जैसा मैंने शुरू किया था कहने से कि मैं तो निशस्त्रीकरण का अध्यापक हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो शायद मेरे अपने क्षेत्र में भी बहुत से चीजें इससे सीखने को मिलेंगी, और मुझे लगता है कि नए शोध के क्षेत्र खुलेंगे हमारे अपने काम में। बिल्कुल।